हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अपनी शिक्षा क्लासेस। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11th इकोनॉमिक्स का डिमांड चैप्टर। हालांकि इससे पहले और भी 2 चैप्टर्स हैं, बट मैंने डिसाइड करा है कि हम क्लास 11th की इकोनॉमिक्स डिमांड चैप्टर से स्टार्ट करेंगे, एज इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स इन 11th इकोनॉमिक्स। ओके, लेट्स स्टार्ट। सो चैप्टर स्टार्ट करने से सबसे पहले हमारे पास एक टॉपिक आता है, डेट व्हाट इज़ डिमांड। तो जब भी हम डिमांड चैप्टर की बात करेंगे तो हमें सबसे पहले जानना है कि डिमांड है क्या। डिमांड इज़ अ क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी विच अ कंज्यूमर इज़ विलिंग एंड एबल टू बाय एट अ पर्टिकुलर प्राइस ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमें पता करनी है वो कि डिमांड तब डिमांड कहलाएगी जब वो एक कमोडिटी की क्वांटिटी होगी, ठीक है, और उसमें कंज्यूमर विलिंग भी होगा और वो एबल भी होगा किस चीज़ के लिए, बाय करने के लिए, एक पॉसिबल प्राइस पे और एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम पे, ठीक है। अगर ये 5 चीज़ें हमारी डेफिनेशन में प्रेजेंट हैं, हमारे एग्जाम्पल में प्रेजेंट है, तो वो एक परफेक्ट एग्जाम्पल है डिमांड का। अब मूविंग ऑन, डिमांड 2 टाइप्स की होती है। फर्स्ट इज़ इंडिविजुअल डिमांड एंड अनदर वन इज़ मार्केट डिमांड। तो जैसे हमने इंग्लिश में सिंगुलर एंड प्लूरल सेंस पढ़ा है, वैसे ही डिमांड में इंडिविजुअल और मार्केट डिमांड का टॉपिक आता है। इंडिविजुअल डिमांड इज़ अ क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी अ कंज्यूमर इज़ विलिंग एंड एबल टू परचेज एट एवरी पॉसिबल प्राइस ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। तो ये बिल्कुल सिमिलर डेफिनेशन लग रही होगी आपके डिमांड की। हाँ, ये सिमिलर डेफिनेशन है। हालांकि मार्केट डिमांड की डेफिनेशन भी बिल्कुल सेम है, बस यहाँ पे एक चीज़ हो जाती है कि यहाँ पे कंज्यूमर की जगह कंज्यूमर्स हो जाता है, क्योंकि मार्केट डिमांड एक एग्रीगेट है, एक सम टोटल है किसका, इंडिविजुअल डिमांड का। अब मार्केट डिमांड करने के लिए हमें सबसे पहले इंडिविजुअल डिमांड को बहुत अच्छी तरीके से समझना पड़ेगा। तो मूविंग ऑन, इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड को कुछ फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। इनको हम इंग्लिश में डिटर्मिनेंट्स भी कहते हैं। तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड्स इंडिविजुअल के केस में 5 होते हैं। डेट इज प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, इसको रिप्रेजेंट करा जाता है बच्चों PX के नाम से। इसके बाद प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इसको रिप्रेजेंट करते हैं PR के नाम से। इनकम ऑफ अ कंज्यूमर, याद रखना है इनकम को हमेशा इकोनॉमिक्स में Y से डिनोट करा जाता है। देन टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, दैट इज T, एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन प्राइस इन फ्यूचर, दैट इज F। ऐसे ही मार्केट डिमांड में भी सेम डिटर्मिनेंट्स हैं। PX दैट इज प्राइस ऑफ कमोडिटी, PR दैट इज प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, Y इनकम ऑफ कंज्यूमर, T टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, F एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन प्राइस इन फ्यूचर। बट यहाँ पे हमें 3 डिटर्मिनेंट्स अलग मिल जाते हैं जो इंडिविजुअल के केस में नहीं हैं, और ये ही वो डिटर्मिनेंट्स या फैक्टर अफेक्टिंग हैं जो मार्केट डिमांड को इंडिविजुअल डिमांड से सेपरेट करते हैं। अब इसको करने से पहले हम एक एक फैक्टर को अच्छी तरीके से पढ़ते हैं, देन हम इन तीनों का डिस्कशन बिल्कुल एंड ऑफ द डे करेंगे। सो अब हम बात करते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंडिविजुअल डिमांड। तो जब हम इंडिविजुअल डिमांड की डिटर्मिनेंट्स की बात करते हैं, सबसे पहले जो आता है दैट इज प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी। बच्चों, ये ही वो एक फैक्टर है जिसको आगे जाके हम लॉ ऑफ डिमांड में भी बहुत अच्छी तरह पढ़ेंगे, और ये फैक्टर डिमांड का बेसिक फंक्शनैलिटी हमें एक्सप्लेन करता है। ये फैक्टर बोलता क्या है, ये हम अपनी डेली लाइफ में देखते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आप में से कितने लोग मैगी खाते होंगे, ठीक है। तो मैगी एक टाइम पे हम लोगों को 10 रुपये की मिलती थी, ठीक है। तो मैगी वॉज ऑफ 10 रुपीज़ एट वन पीरियड ऑफ टाइम। सो हम मान लेते हैं कुछ टाइम पहले मैगी 10 रुपये की आती थी, तो उसका प्राइस 10 था। तब उसको डिमांड, लोग खरीदने वाले हम मान लेते हैं कि 100 लोग थे, ठीक है। बिल्कुल सही चीज़ बता रहा हूँ, जैसे मैं कि मैगी 10 रुपये की आती थी, उसे खरीदने वाले 100 लोग थे। अब आगे सुनिए, क्या हुआ कि सरकार ने मैगी पे एक बैन लगाया था। उसके बाद हम ये देखते हैं कि मैगी दोबारा आती है, बट इस बार उसका प्राइस बढ़ जाता है, 10 से उसका प्राइस हो जाता है 12। अब बच्चों, जब उसका प्राइस 12 हुआ ना, तो उसको खरीदने वाले जो 100 लोग थे ना, तो वो लोग कम हो गए। ये 2 रुपये की वजह से नहीं हुआ। आप लोग सोचोगे 2 रुपये कितना बड़ा प्राइस होता है जिससे भाई कंज्यूमर घट जाए, बट द पॉइंट इज कि कुछ लोग नहीं, मैक्सिमम % ऑफ पीपल आर दोस्त की जो अपने प्राइजेस के बढ़ने या घटने को ना बहुत अच्छी तरह ऑब्जर्व करते हैं। हम लोग भी करते हैं, आए दिन डेली लाइफ में हम ये चीज़ ऑब्जर्व करते हैं
कि अगर कोई कोल्ड ड्रिंक जैसे 5 रुपये महंगी हो गई, हम दूसरे कोल्ड ड्रिंक पे शिफ्ट हो जाते हैं, तो अभी हम ये समझते हैं कि जब प्राइस 2 रुपये बढ़ता है तो डिमांड गिर जाती है। अब कितने परसेंट से गिरी, क्या गिरी, वो हम आगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में पढ़ेंगे, पर अभी हम ये समझते हैं कि प्राइस बढ़ा, प्राइस क्या हुआ, बढ़ा, तो डिमांड गिर गई। अब डिमांड गिर गई किसकी वजह से, क्योंकि प्राइस बढ़ा। सेम अगर प्राइस मानो 10 रुपये की मैगी अगर बाई चांस 8 रुपये की हो जाती, तो इसे खरीदने वाले जो 100 लोग थे, हो सकता है कि मैगी के ऑल्टरनेटिव्स कई सारे मार्केट में प्रेजेंट हैं, वो लोग अपना प्राइस चेंज नहीं करते, तो मैगी ने अपना प्राइस 8 करा, बाकी कंज्यूमर भी इसी में आ जाते कि भाई चलो मैगी ट्राई करके देख लेते, 2 रुपये सस्ती हो गई है, तो यहाँ डिमांड 100 से 150 हो गई। ठीक है, आप समझ रहे हो। अब क्या हुआ है, प्राइस गिरा है तो हमारी डिमांड जो हो गई है वो बढ़ गई है। सिंपल कंसेप्ट, जब प्राइस बढ़ता है तो किसी भी चीज़ की डिमांड गिर जाती है, और वहीं पे अगर प्राइस गिरता है तो किसी भी चीज़ की डिमांड बढ़ जाती है। कमिंग टू आवर मेन टॉपिक, द मोस्ट वाइटल फैक्टर दैट अफेक्ट द डिमांड फॉर अ कमोडिटी इज द प्राइस। प्राइस ही वो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो किसी कमोडिटी की डिमांड को अफेक्ट करता है। देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड डिमांड ऑफ अ कमोडिटी। तो बच्चों यही है लॉ ऑफ डिमांड जो हम आगे इस चैप्टर में पढ़ेंगे, पर अभी हमें क्या समझना है कि प्राइस और डिमांड के बीच में एक इनवर्स रिलेशनशिप है। ठीक है, इस इनवर्स रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड गिरेगा, और वहीं अगर प्राइस गिरता है तो डिमांड बढ़ जाएगी। ठीक है, अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट डिटर्मिनेंट इज प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, ठीक है। अब रिलेटेड गुड्स इज ऑफ 2 टाइप्स। 2 टाइप के रिलेटेड गुड्स होते हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। पहले रिलेटेड गुड्स आर गुड्स इन विच चेंज इन द प्राइस ऑफ वन गुड अफेक्ट द चेंज इन द डिमांड ऑफ अनदर गुड। क्या हुआ कि किसी भी एक गुड, बच्चों इकोनॉमिक्स में किसी भी समान वस्तु को गुड्स के नाम से बोला जाता है, ठीक है, या फिर हम कमोडिटी बोलते हैं उसे। तो अगर किसी भी एक गुड या कमोडिटी का प्राइस चेंज हुआ तो उसकी वजह से उसकी डिमांड पे इफेक्ट पड़ा सो पड़ा, पर उसके रिलेटेड गुड्स की डिमांड पे इफेक्ट पड़ गया। अब ये कैसे हुआ, इससे समझने के पहले हम लोग ये समझते हैं कि सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होते हैं और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं। इकोनॉमिक्स का ये एक बहुत बेसिक चीट है कि सब्स्टिट्यूट गुड्स कहते हैं कि भाई मैं नहीं तो वो, अगर मैं आपको मार्केट में नहीं मिलता हूँ, ठीक है, तो आपको दूसरा व्यक्ति मार्केट, दूसरी कमोडिटी या दूसरा गुड आपको मार्केट में मिल जाएगा। सेम कॉम्प्लीमेंट्री गुड कहते हैं कि भाई अगर मैं नहीं मिलूंगा ना तो हमारी दोस्ती इतनी गहरी है कि दूसरा भी नहीं मिलेगा। ठीक है, ये इकोनॉमिक्स का वो कंसेप्ट है जो हमें गुड्स के रिलेटिविटी को समझाता है। तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूट गुड्स की बात कर लेते हैं। सब्स्टिट्यूट गुड्स के लिए बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल आ जाते हैं। मैगी यिप्पी हो गया, जैसे हम लोग इसे टी एंड कॉफ़ी ले लेते हैं। यहाँ पे टी एंड कॉफ़ी का एग्जाम्पल लिया है तो मैं आपको टी एंड कॉफ़ी का एग्जाम्पल समझा देता हूँ। द गुड्स विच कैन बी यूज इन द प्लेस ऑफ वन अनदर टू सेटिस्फाई द स्पेसिफिक वांट टू नोन एज सब्स्टिट्यूट गुड। क्या हुआ कि भाई मेरे को इतना चाय पीनी बहुत पसंद है, ठीक है, अब क्या होता है मार्केट में ना कॉफ़ी का रेट गिर जाता है जस्ट बिकॉज लोग चाय ज़्यादा पीते हैं, कॉफ़ी बहुत कम लोग पीते हैं। तो कॉफ़ी के मैन्युफैक्चरर सोचते हैं कि भाई कॉफ़ी का ना रेट गिरा देते हैं, क्या पता उससे हमारे पास ग्राहक आ जाए, और उनकी सोच ना बिल्कुल सही निकलती है। क्या हुआ कि क्या होता है कि भाई देखो कॉफ़ी जो थी ना वो आती थी पहले 10 रुपए की, और टी आती थी 5 रुपए की, ठीक है। तो अब क्या होता है कि कॉफ़ी का प्राइस ज़्यादा है टी के कंपैरेटिव, है ना। तो अभी हमने क्या समझा, जिसका प्राइस ज़्यादा होगा उसकी डिमांड क्या होगी, कम, ठीक है। तो कॉफ़ी का प्राइस ज़्यादा है इसलिए उसे 50 लोग पीते हैं, मान लेते हैं जस्ट एग्जांपल, ठीक है। एंड टी का प्राइस कम है तो उसे पीने वाले लोग ज़्यादा हैं, है ना। बहुत सिंपल डिमांड का अभी हमने वो पढ़ा कि प्राइस ऑफ अ कमोडिटी में कि जिस भी कमोडिटी का प्राइस कम होगा उसकी डिमांड ज़्यादा होगी, जिस कमोडिटी का प्राइस ज़्यादा होगा उसकी डिमांड कम होगी, ठीक है।
अब देखो क्या हुआ कि टी का प्राइस कम है तो उसकी डिमांड ज़्यादा है, कॉफ़ी का प्राइस ज़्यादा है उसकी डिमांड कम है। अब कॉफ़ी के मैन्युफैक्चरर ने सोचा कि भाई हम एक काम करते हैं, कॉफ़ी को 4 रुपये में बेचना चालू कर देते हैं। ठीक है, ये प्राइस है, ये प्राइस है, ये डिमांड है। अब क्या हुआ, ये न्यू प्राइस है। ठीक है, हम एन लिख देते हैं, न्यू प्राइस। ठीक है, न्यू प्राइस क्या हुआ कि 10 रुपये का कॉफ़ी हमने 4 रुपये की कर दी तो उसकी डिमांड बढ़ेगी, ऑब्वियसली बढ़ेगी। ठीक है, टी के मुकाबले कम हो गई। अब इसकी डिमांड पे क्या फ़र्क हुआ कि भाई इसका प्राइस कम होने की वजह से इसकी डिमांड बढ़ गई। ठीक है, अब टी का प्राइस तो सेम था, न्यू प्राइस एंड ओल्ड प्राइस टी का सेम है, 5 रुपये ही, टी ने नहीं बदला। टी कहते हैं भाई हमारे पीने वाले बहुत लोग हैं, हम अपने प्राइस से हमें मतलब नहीं बट रहा। ठीक है, हम सेम प्राइस रखेंगे। तो क्या हुआ कि ये चाय पीने वाले लोगों ने भी ये सोचा भाई डिमांड, वही देखो कॉफ़ी ना सस्ती हो गई तो एक बार कॉफ़ी ट्राई कर लेता। तो इस वजह से कॉफ़ी के कंज्यूमर बढ़े तो टी के कंज्यूमर घट गए, जो ड्रास्टिकली कम हो गए बिकॉज दूसरी कॉमोडिटी का प्राइस चेंज हुआ है। ठीक है, अब रिलेटिव गुड्स में जो हमने सब्स्टिट्यूट गुड पढ़ा उसमें हमने यही पढ़ा कि अगर एक कमोडिटी का प्राइस कम होता है तो दूसरी कमोडिटी की डिमांड कम हो जाती है। सिंपल है, इसका प्राइस 10 से 4 हुआ, कम हुआ, इसकी डिमांड 100 से 50 हो गई, ये भी कम हो गई। ठीक है, मैं इसकी डिमांड की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कॉफ़ी की डिमांड की बात ही नहीं कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ मेरे को बहुत पता है, मैं पहले उसमें फैक्टर अफेक्टिंग में पढ़ चुका हूँ। मैं अब बात कर रहा हूँ सेकंड फैक्टर अफेक्टिंग, दैट इज सब्स्टिट्यूट गुड, जिसमें मैं ये कह रहा हूँ कि अगर एक गुड का प्राइस कम होगा दूसरे गुड का भी प्राइस कम होगा। अगर बाई चांस एक गुड का प्राइस बढ़ जाता है, ये 4 रुपये से वापस 10 रुपये हो जाता है, तो इसकी डिमांड भी बढ़ जाएगी। तो यहां पे हम एक डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन देखते हैं, डायरेक्ट रिलेशन देखते हैं किसके बीच में, सब्स्टिट्यूट गुड्स के बीच में। अगर एक गुड का प्राइस बढ़ेगा तो दूसरे की डिमांड बढ़ेगी, अगर एक गुड का प्राइस कम होगा तो दूसरे की डिमांड कम होगी। होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब अगला करते हैं हम, दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अभी बताया था मैंने कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या कहते हैं, अगर मैं नहीं तो वो भी नहीं। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का सबसे प्यारा एग्जाम्पल है कार एंड पेट्रोल। ठीक है, अब भाई देखो इसका एग्जाम्पल देने से पहले ना आप मेरे को ये बताओ, गाड़ी पेट्रोल के अलावा ऐसा तो नहीं है पानी वानी से चलती हो। तो यहाँ पे भी हमें यही समझना है कि अगर कार खरीदने वाले लोग कम हो जाते हैं, ठीक है, तो अगर कार खरीदने वाले लोग कम हो गए तो पेट्रोल यूज़ करने वाले लोग भी कम हो जाएंगे। वहीं पे अगर कार चलाने वाले लोग बढ़ गए तो पेट्रोल यूज़ करने वाले लोग भी बढ़ जाएंगे। ठीक है, अब देखो क्या होता है कि ये बहुत सिंपल है कि देखो कार का प्राइस बढ़ा तो कार का प्राइस बढ़ेगा, कार की डिमांड क्या होगी, कम हो जाएगी। कार का प्राइस बढ़ा तो कार की डिमांड कम हो गई। ठीक है, कार का प्राइस बढ़ा तो कार की डिमांड जो थी, ठीक है, डिमांड को हम क्यू से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, दैट इज क्वांटिटी डिमांड, वो मैं आपको आगे समझाऊंगा, बट फिर भी ठीक है, कार का प्राइस बढ़ा तो कार की डिमांड कम हो गई। ठीक है, वहीं पे पेट्रोल का प्राइस हालांकि सेम था पर कार की डिमांड कम होने की वजह से पेट्रोल की भी डिमांड कम हो गई। ठीक है, अगला देखो, अगर कार का प्राइस कम होता तो इसकी डिमांड भी क्या हो जाती बच्चों, कार की प्राइस कम हुआ तो इसकी डिमांड बढ़ जाएगी। पेट्रोल का प्राइस सेम था पर इसकी डिमांड बढ़ी तो इस वजह से इसकी भी डिमांड क्या हो गई, बढ़ गई। ठीक है, तो इसके प्राइस में चेंज होने की वजह से इसकी डिमांड में चेंज आया। अगर इसका प्राइस कम होगा, अगर कार का प्राइस कम होगा, ठीक है, तो इसकी डिमांड बढ़ जाएगी। कार का प्राइस ज़्यादा होगा तो इसकी डिमांड कम हो जाएगी। ये एक इन्वर्स रिलेशनशिप है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के बीच में। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स के बीच में हमें डायरेक्ट रिलेशनशिप दिखता है, जिसमें अगर एक गुड का प्राइस कम होता है दूसरे की डिमांड भी कम होती है, एक गुड का प्राइस बढ़ता है तो दूसरे गुड की डिमांड भी बढ़ जाती है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में डिफरेंट होता है कि अगर इसका प्राइस, एक गुड का प्राइस कम होगा तो दूसरे गुड की डिमांड बढ़ जाएगी,
और यहीं पे अगर एक गुड का प्राइस ज़्यादा होगा तो दूसरे गुड की डिमांड कम हो जाएगी। चलो अब नेक्स्ट पे चलते हैं, दैट इज, चलो अब आ जाते हैं अपने अगले डिटर्मिनेंट में, दैट इज इनकम ऑफ अ कंज्यूमर। अच्छा, इनकम ऑफ अ कंज्यूमर को मैंने क्या बताया था, किससे डिनोट करना है, वाई से, ठीक है। इनकम ऑफ अ कंज्यूमर करने से पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि बच्चों गुड्स यानी कि कॉमोडिटी यानी कि कोई वस्तु दो प्रकार की होती है, दैट इज नॉर्मल, ठीक है, और लग्जरी भी बोल देते हैं इसे, ठीक है, और दूसरी होती है इन्फीरियर। नॉर्मल गुड्स या लग्जरी गुड्स वो गुड्स होते हैं जो नॉर्मली या फिर एक अपर मिडिल क्लास या फिर अच्छे घरों के लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। दूसरा होता है इन्फीरियर गुड्स जो हम मान लेते हैं कि कम इनकम के लोग प्रेफर करते हैं, ठीक है। अब जैसे कि बासमती राइस, इंडिया गेट बासमती राइस हो गया, वो नॉर्मल गुड्स में आ गया। खुले चावल हो गए, वो इन्फीरियर गुड्स में आ गया। फुल क्रीम मिल्क और टोन भी इसका एक एग्जाम्पल होता है, पर आजकल तो टोन मिल्क हर कोई यूज़ कर लेता है, ठीक है। बट मैं क्या बताना चाहता हूँ, नॉर्मल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो नॉर्मल मतलब एक अच्छी इनकम वाले प्रकार लोगों के घरों में होते हैं, और इन्फीरियर गुड्स वो गुड्स होते हैं जो एक कम इनकम के लोगों के घरों में होते हैं, ठीक है। अब मैंने आपको ये गुड्स का कंसेप्ट क्यों कराया, क्योंकि इनकम ऑफ अ कंज्यूमर इज मेजर्ड अपॉन द गुड्स। मेरे कहने का मतलब है कि अगर इनकम ऑफ अ कंज्यूमर ज़्यादा होगी तो नॉर्मल गुड्स की जो डिमांड है ना बेटा, वो भी ज़्यादा होगी। अगर आज मैं 1 लाख रुपए महीना कमाने लग जाऊं तो मैं खुले चावल घर में यूज़ क्यों करूंगा, मैं तो इंडिया गेट बासमती राइस यूज़ करूंगा या फिर और कोई जो प्रीमियम क्वालिटी राइस आते होंगे। ऐसे ही अगर मेरी इनकम कम हो जाती है तो द डिमांड ऑफ नॉर्मल गुड्स ऑल्सो डिक्रीजेस फॉर मी, या फिर अगर इनकम ऑफ कंज्यूमर्स कम हो जाती है तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड भी कम हो जाती है। सेम गोज फॉर इन्फीरियर। इन्फीरियर में होता है कि अगर इनकम ऑफ कंज्यूमर बढ़ गई ना बेटा तो इसकी डिमांड गिर जाएगी। अब भाई तुम 10,000 से 50,000 रुपये महीना कमाने लग जाओ तो तुम अपनी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसे भी तो इम्प्रूव करोगे। अब तुम सस्ती चीज़ें यूज़ करते थे, अब तुम महंगी चीज़ें यूज़ करने लग जाओगे तो सस्ती चीज़ों की डिमांड गिर जाएगी। यहीं पे अगर इनकम ऑफ अ कंज्यूमर गिर जाती है तो डिमांड ऑफ दीज इन्फीरियर गुड्स ये क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अगर आपकी इनकम 10,000 से 5,000 हो गई तो आप क्या करोगे, इन्फीरियर गुड्स को यूज़ करना चालू कर दोगे, है ना। चलो अब यही चीज़ यहाँ पे लिख रखी है, नॉर्मल गुड्स द गुड्स फॉर विच डिमांड विल राइज इफ इनकम ऑफ अ कंज्यूमर इंक्रीजेज। कंज्यूमर की इनकम बढ़ने से इसकी डिमांड बढ़ जाएगी और इसका वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मतलब बिल्कुल उल्टा। फॉर एग्जाम्पल इफ द इनकम ऑफ अ कंज्यूमर इंक्रीजेज देन हिज डिमांड फॉर गुड्स लाइक लग्जरी कार, स्मार्टफोन, ज्वेलरीज एक्सेट्रा विल ऑल्सो इंक्रीज। इन्फीरियर गुड्स के केस में क्या है, द गुड्स फॉर विच डिमांड विल डिक्रीज इफ द इनकम ऑफ अ कंज्यूमर इंक्रीजेज। अगर इनकम बढ़ गई ना बेटा तो इसकी डिमांड गिर जाएगी, ठीक है। अब क्या है कि द कंज्यूमर हैज द एबिलिटी टू परचेज कॉमोडिटी ऑफ गुड्स एंड गुड क्वालिटी। फॉर एग्जाम्पल इफ द इनकम ऑफ अ कंज्यूमर इंक्रीजेज देन हिज डिमांड फॉर गुड्स लाइक कैंड फूड, यूज कार एक्सेट्रा विल डिक्रीज। अगर भाई तुम 1 लाख रुपए प्रति महीना की बजाय 5 लाख रुपए प्रति महीना कमाने लग जाओ तो तुम सेकेंड हैंड कार ना लेके एक ब्रांड न्यू कार निकालवा के लाओगे। तो यही चीज़ यहाँ पे समझा रखी है कि इन्फीरियर गुड्स की डिमांड कम हो जाती है जब इनकम ऑफ अ कंज्यूमर बढ़ जाता है। अब आगे आते हैं टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस और उसके बाद का दैट इज एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन प्राइस इन फ्यूचर। तो बेटा टेस्ट एंड प्रेफरेंस क्या कहता है, ये बोलता है कि भाई देखो एक डायरेक्ट इफेक्ट हमें देखने को मिलता है टेस्ट एंड प्रेफरेंस का। अगर कंज्यूमर का टेस्ट और प्रेफरेंसेस फेवरेबल है किसी भी गुड के लिए तो उसका जो उसकी डिमांड होगी वो बढ़ जाएगी, ठीक है। वहीं पे अगर कंज्यूमर फेवरेबल नहीं है अपने टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस में, भाई मेरे को मैगी पसंद है यिप्पी नहीं पसंद, तो मैं चाहे कुछ हो जाए मेरे को यिप्पी की टेस्ट पसंद नहीं है तो उसकी डिमांड मैं कभी इंक्रीज नहीं करूंगा चाहे उसका प्राइस कुछ भी हो, ठीक है। सेम गोज अगर मैगी मेरे को पसंद है तो उसका प्राइस अगर थोड़ा बहुत चेंज भी हो जाएगा तो मैं उसी की डिमांड रखूंगा, ठीक है। यही चीज़ यहाँ पे बताई जा रही है कि देयर इज अ डायरेक्ट इफेक्ट ऑफ टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ अ कंज्यूमर ऑन द डिमांड ऑफ कमोडिटी। इट मीन्स दैट अ चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ अ कंज्यूमर इंक्रीज और डिक्रीज द डिमांड ऑफ अ
कमोडिटी। अगर चेंज इन प्रेफरेंस चेंज हो जाता है ना, तो किसी भी चीज़ की डिमांड या तो बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी। अगर भाई टेस्ट प्रेफरेंस फेवरेबल होगा तो डिमांड बढ़ जाएगी, टेस्ट प्रेफरेंस फेवरेबल नहीं होगा तो डिमांड घट जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ पर्टिकुलर क्लोथिंग स्टाइल इज इन फैशन देन इट्स डिमांड अमंग द कंज्यूमर विल ऑल्सो इंक्रीज। अभी कुछ टाइम पहले बेल बॉटम जीन्स का ट्रेंड आया था, तो उस केस में यही हुआ था ना, बेल बॉटम जीन्स लेने के लिए लोग क्या करते थे कि उसको किसी भी प्राइस पे बाय कर लेते थे, मतलब उसकी डिमांड बढ़ गई थी। अब सेम गोज विद अदर थिंग्स, ठीक है, जैसे मैंने अभी मैगी और yippee का आपको एग्जांपल बता दिया। चलो आगे चलते हैं, दैट इज एक्सपेक्टेशन ऑफ प्राइस राइज इन फ्यूचर। बच्चों ये चीज़ ना आप अपने घर में आए दिन अपनी मम्मियों के साथ देखोगे, क्या है कि भाई अगर उन्हें कभी से कहीं से पता चल जाए ना कि कल टमाटर जो है वो महंगे होने वाले हैं, तो वो आज ही क्या करेंगे, जाके 2-3 किलो 4 किलो घर में भर लेंगी, ठीक है। तो क्या हुआ, उन्होंने स्टोर करा, पर उससे क्या हुआ, टमाटर की प्राइस आज के डेट में बढ़ गई। तो अगर तुम्हें किसी तरीके से ये पता चल जाए कि भविष्य में किसी भी चीज़ का प्राइस या तो बढ़ने वाला है या घटने वाला है, अगर प्राइस भविष्य में बढ़ेगा तो आप आज ही उस चीज़ को बल्क आउट करके अपने घर में स्टोर कर लोगे, ठीक है। और प्राइस अगर भविष्य में जाके कम होता है तो आपके पास जो सामान होगा ना उसको भी बेच दोगे, ठीक है। तो ये चीज़ ना हम लोग गोल्ड के केसेस में, ज्वेलरीज के केस में ज़्यादा देखते हैं, ठीक है। इस चीज़ को बोला जाता है एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन प्राइस इन द फ्यूचर, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, अब आ जाते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ मार्केट डिमांड। अच्छा बच्चों, मार्केट डिमांड में हम लोगों ने जो अभी तक 5 डिटर्मिनेंट्स पढ़े ना, कौन कौन से, हमने अभी तक पढ़ा प्राइस ऑफ अ गिवन कमोडिटी, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स जिसमें 2 टाइप्स ऑफ गुड्स थे, सब्स्टिट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट्री, इनकम ऑफ अ कंज्यूमर जिसमें 2 तरीके के गुड्स थे, नॉर्मल गुड्स और इंफीरियर गुड्स, टेस्ट एंड प्रेफरेंस एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ प्राइस राइज इन फ्यूचर। ये सेम डिटर्मिनेंट्स हमें पांचों के पांचों यहाँ मिल जाएंगे इन मार्केट डिमांड, बट 3 डिटर्मिनेंट जैसा कि मैंने आपको बताया था अलग रहेंगे। वो 3 कौन कौन से डिटर्मिनेंट है, पहला है साइज एंड कंपोजिशन ऑफ द पॉपुलेशन। तो बच्चों अब मेरी बात सुनो, साइज एंड कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन क्या कहता है, अगर किसी मार्केट में या किसी जगह पे साइज ऑफ पॉपुलेशन ज़्यादा होगा तो वहाँ पे डिमांड ज़्यादा होगी, है ना, और साइज कम होता है तो उसकी वहाँ पे डिमांड क्या होगी, कम। अब इसमें आगे कंपोजिशन भी फैक्टर, कंपोजिशन मतलब होता है मेल फीमेल ओल्ड, है ना। अगर कहीं पे फीमेल पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो फीमेल पॉपुलेशन ज़्यादा होने का मतलब क्या है कि वहाँ पे फीमेल चीज़ों की डिमांड ज़्यादा होगी। मेल पॉपुलेशन ज़्यादा होने का मतलब क्या है, वहाँ पे मेल चीज़ों की डिमांड ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे हम क्या समझते हैं, साइज एंड कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन सेज दैट अगर साइज कहीं पे किसी पर्टिकुलर टाइप मतलब किसी पॉपुलेशन का ज़्यादा होगा तो वहाँ पे डिमांड ज़्यादा होगी। कंपोजिशन अगर किसी पर्टिकुलर टाइप ऑफ पॉपुलेशन की ज़्यादा होगी तो वहाँ पे भी डिमांड उस पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन की ज़्यादा होगी। आगे चलते हैं सीजन एंड वेदर पे। तो सीजन एंड वेदर ये कहता है कि भाई देखो, प्राइस गया तेल लेने, यहाँ पे साफ मतलब है अगर सीजन और वेदर कंडीशन फेवरेबल है, ठीक है, तो उस गुड का प्राइस कितना भी हो उसकी डिमांड ज़्यादा होगी। अब भाई गर्मियों में सर्दियों के कपड़े पहन के तो घूमोगे नहीं, ठीक है, तो अब समझो अगर गर्मियों में सर्दियों के कपड़े नहीं पहन सकते तो गर्मियों के कपड़े खरीदने पड़ेंगे, वो चाहे किसी रेट पे मिले आप लोगों को वो चीज़ बाय करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे यही है, द सीजनल एंड वेदर कंडीशन ऑफ अ प्लेस ऑल्सो हैव इम्पैक्ट ऑफ द मार्केट डिमांड ऑफ कमोडिटी। फॉर एग्जाम्पल ड्यूरिंग द समर सीजन द डिमांड फॉर कॉटन क्लोथ्स आइसक्रीम एक्सेट्रा इंक्रीजेज, और वहीं पे विंटर क्लोथ्स की डिमांड कम हो जाती है। यहाँ पे देखो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम कहती है कि भाई हमारे मार्केट में, हमारी इकोनॉमी में ना कई प्रकार से इनकम डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि जो डिमांड ऑफ अ कमोडिटी है वो इम्पैक्ट हो जाती है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम की वजह से। जहाँ पे अच्छे वर्ग के लोग रहते हैं, जैसे मैं सीपी की बात करूँ दिल्ली में, ठीक है, वहाँ पे जो ज़्यादातर आप देखोगे लग्जरी कार के शोरूम ज़्यादा हैं, ठीक है। अब वो लोकल एरियाज जैसे कि पालम सागरपुर ऐसे जगहों पे क्यों नहीं है, क्योंकि जो सीपी में लोग हैं ना वो अफोर्ड कर सकते हैं लग्जरी कार्स को। मैं ये नहीं कहता पालम में लोग अफोर्ड नहीं करते, पर उनकी चॉइस, अभी वो जितना कमा रहे हो उसमें उनकी चॉइस लग्जरी नहीं होगी, उनको सर्वाइवल करना है, ठीक है। अब पालम के अंदर मार्केट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम अलग है, सीपी में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम अलग है, ठीक है। तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे, जहाँ पे अच्छे वर्ग के लोग रहते हैं वहाँ पे लग्जरी गुड्स की डिमांड ज़्यादा होती है, जहाँ पे कम थोड़े निचले वर्ग के लोग रहते हैं वहाँ पे इंफीरियर गुड्स की डिमांड या फिर नॉर्मल गुड्स की डिमांड ज़्यादा होती है, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं।
अगला आता है डिफरेंस बिटवीन इंडिविजुअल एंड मार्केट डिमांड। मेरे से लिख के ले लो, आजकल जैसा पेपर चल रहा है ना 11th क्लास में, कोई भी स्कूल कितने भी कुछ भी बना के दे देता है, ठीक है, तो वहाँ पे ये क्वेश्चन 3 नंबर में आने के बिल्कुल चांस है। मैंने आपको तीनों नंबर की चीज़ें बता रखी है, पहले मीनिंग क्या है, ठीक है, लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है, ठीक है, और अफेक्टर अफेक्टिंग क्या है, ये तीनों चीज़ अभी तक मैंने आपको एक्सप्लेन कर लिया। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो और इस चीज़ को अपने पेपर के लिए रेडी कर लेना, ठीक है। 3 नंबर में डिफ्रेंशिएशन पक्का आएगा। अगला टॉपिक आता है डिमांड फंक्शन। तो डिमांड फंक्शन कुछ भी नहीं है, सिंपल शॉर्ट फॉर्म नहीं ले लेते हम लोग, तो ये रिप्रेजेंटेशन है, अल्फ़ाबेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड, ठीक है। डिमांड फंक्शन भी 2 प्रकार का होता है, पहला है इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन और दूसरा है हमारा मार्केट डिमांड फंक्शन। इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन में हम लोग 5 चीज़ें पढ़ते हैं, वही चीज़ जो मैंने आपको पहले करा रखी, सब कुछ देखा हुआ है। पी एक्स प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, पी आर प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, वाई मतलब इनकम, टी मतलब टेस्ट एंड प्रेफरेंस, एंड यहाँ पे नहीं लिखा, एफ मतलब एक्सपेक्टेशन ऑफ प्राइस राइज इन फ्यूचर या चेंज इन प्राइस इन फ्यूचर, ठीक है। तो ये सारा पी एक्स, पी आर, वाई, टी अगर इस फॉर्मेट में लिखा जाता है, इसमें डी एक्स का मतलब होता है डिमांड ऑफ अ कमोडिटी, और पी एक्स मतलब प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, पी आर मतलब प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, वाई मतलब इनकम, टी मतलब टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ, एफ मतलब एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन प्राइस इन फ्यूचर। इसे हम क्या कहते हैं, इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन। सेम अगर हम आगे चलते हैं, आगे हमारा आता है मार्केट डिमांड फंक्शन। मार्केट डिमांड फंक्शन भी सेम है, देखो पी एक्स क्या था, प्राइस ऑफ कमोडिटी, पी आर प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, वाई इनकम, टेस्ट एंड प्रेफरेंस फ्यूचर, उसके बाद आता है पॉपुलेशन सॉरी दैट इज साइज एंड कंपोजिशन ऑफ द पॉपुलेशन, एस मतलब सीजन एंड वेदर, और डी मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। यहाँ पे आपका टॉपिक एंड होता है टिल मार्केट डिमांड एंड फंक्शंस। आगे चलते हैं डिमांड स्केड्यूल। तो डिमांड स्केड्यूल क्या होता है, डिमांड स्केड्यूल इज द टेबुलर स्टेटमेंट दैट शोज डिफरेंट क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी दैट आर डिमांडेड एट अ डिफरेंट प्राइस ओवर द कोर्स ऑफ पर्टिकुलर टाइम पीरियड। अब भाई डिमांड स्केड्यूल अगर डेफिनेशन से पढ़ने चले गए ना तो नहीं आएगा तुम्हें कुछ भी समझ। डिमांड स्केड्यूल पढ़ने के लिए सिंपल सा मतलब मैं तुम्हें समझाता हूँ। एक टेबल जिसमें प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड डिमांड ऑफ द कमोडिटी, इसको क्यू नाम, क्यू से तो डी से लिख लो, प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एंड डिमांड ऑफ द कमोडिटी लिखी हुई है। पहले प्राइस 10 था तब डिमांड 100 थी, फिर प्राइस 50 हो गया, अब डिमांड 20 हो गई, ठीक है। ये हुई इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन। अब अगर मैं बात करूं मार्केट डिमांड फंक्शन, तो बता सकता है कोई? मैंने क्या बताया था, इंडिविजुअल डिमांड का एग्रीगेट मार्केट डिमांड होता है। तो हम मान लेते हैं ये ए की इंडिविजुअल डिमांड है। अब बी, ठीक है, बी क्या करता था भाई, किसी कमोडिटी का प्राइस पहले 10 था तो बी उसे 1000 खरीद लेता था, ठीक है। फिर क्या हुआ, उस कमोडिटी का प्राइस अब क्या हो गया, उस कमोडिटी का प्राइस 50 हो गया, तो अब बी उसे 500 खरीद लेता है। तो अब हमें क्या समझ आया, ये ए की इंडिविजुअल डिमांड है, वो बी की इंडिविजुअल डिमांड है। मार्केट डिमांड क्या है, मार्केट डिमांड बेटा है एम ए बी, दैट इज ए डिमांड ऑफ ए प्लस डिमांड ऑफ बी। अब प्लस कर दो, चलो भाई, प्राइस तो ऐड नहीं होगा, प्राइस तो सेम रहेगा ना, प्राइस और डिमांड। पहले प्राइस क्या था 10, डिमांड कितनी 100 और 1000, डेट इज 1100। डिमांड प्राइस 50 हुआ, डिमांड कितनी होगी 20 और 500, 520, ठीक है। ये जो टेबुलर रिप्रेजेंटेशन दिखाया ना मैंने प्राइस बढ़ने घटने का, इसे हम कहते हैं डिमांड स्केड्यूल, ठीक है। ये 2 प्रकार का होता है, इंडिविजुअल जैसे कि ए का इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल, बी का इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल, और ये रहा मार्केट डिमांड स्केड्यूल जहां पे ए और बी को हम प्लस कर देते हैं। चलो ये देखो, अब दोनों के बीच में डिफरेंस मैंने लिख रखा है, वही चीज जो मैंने बताया था, डी एम इक्वल टू डी ए प्लस डी बी, दोनों को प्लस कर देंगे, ठीक है। अब आगे आ जाते हैं, डिमांड कर्व क्या होता है। तो बच्चों डिमांड कर्व क्या होता है,
अच्छा मैंने नोट्स में, अच्छा चलो ठीक है। डिमांड कर्व इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड शेड्यूल। कितना इजी है ना। डिमांड शेड्यूल क्या था, वो एक टैबुलर रिप्रेजेंटेशन था, और डिमांड कर्व क्या है, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, सिंपल। डिमांड शेड्यूल को अगर हम ऐसे ग्राफ में बना देंगे ना तो हमारा डिमांड कर्व निकल जाएगा। इंडिविजुअल डिमांड कर्व इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल से बनता है, मार्केट डिमांड कर्व मार्केट डिमांड शेड्यूल से बनता है। चलो अब मैं तुम्हें ना एक प्रैक्टिकल करके दिखा देता, ठीक है। या एक काम करूँ, ये देखो, ये इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल है का एग्जांपल है। ठीक है, वही 10 रुपये का प्राइस था, डिमांड 20 थी, 9 हुआ, 21 हो गई, 8 हुआ, 22 हो गई, 7 हुआ, 23 हो गई। प्राइस कम हो रहा है। ठीक है, प्राइस क्या हो रहा है, कम। डिमांड क्या हो रही है, बढ़ रही है। सेम प्राइस कम हो रहा है, डिमांड यहाँ भी बढ़ रही है। ठीक है, 20 से 21, 22, 23, 22, 23, 24, 25 यहाँ भी बढ़ रही है। ठीक है, और ये मार्केट डिमांड दोनों का एग्रीगेट निकल गया। ठीक है, अब आप लोग एक काम करना, मेरे को इसका ग्राफ बना के देना। ठीक है, एक फोटोग्राफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे या कहीं पे आप हमें भेज सकते हो, हमें कमेंट में दे सकते हो। ठीक है, आप मेरे को बना के दिखाना इसका डिमांड शेड्यूल। अगर आप वो बना पा रहे हो ना तो आप डिमांड ग्राफ, डिमांड शेड्यूल दोनों अच्छी तरह समझ चुके हो। चलो अगला आता है इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये है बच्चों लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड फर्स्ट लॉ ऑफ परचेज के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लेना। लॉ ऑफ डिमांड स्टेट दैट देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड द क्वांटिटी। हाँ, अभी तक हमने जितनी चीज पढ़ी ना, जो भी चीज की प्राइस बढ़ेगा डिमांड गिरेगी, प्राइस गिरेगा डिमांड बढ़ेगी, प्राइस रिलेटेड जितनी भी चीज हमने पढ़ी वो लॉ ऑफ डिमांड है। बट इसमें एक चीज होती है, अदर फैक्टर्स कांस्टेंट रहते हैं। ठीक है, अब मेरे कहने का मतलब ये है, अच्छा ये लॉ ऑफ डिमांड दिया था एल्फ्रेड मार्शल ने। प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल ने कहा था कि अगर इफ अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, प्राइस of a commodity rises, then its demand falls and vice versa। ठीक है, सबसे सिंपल क्या कहा था कि अगर अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट रह गई ना, सारी चीजें मार्केट में, सारी चीजें वो टेस्ट एंड प्रेफरेंस वगैरह, अभी मैं आपको समझाऊंगा अदर थिंग्स बीइंग इक्वल क्या है। ठीक है, अगर ये चीज कांस्टेंट रह गई ना, अदर फैक्टर्स कांस्टेंट रह गए, ठीक है, ये इक्वल रह गए, तो प्राइस बढ़ेगा। ठीक है, उसकी डिमांड गिरेगी कमोडिटी की, अगर प्राइस गिरेगा तो उसकी डिमांड बढ़ेगी। ये सिंपल सा कंसेप्ट हमें लॉ ऑफ डिमांड में सिखाया जाता है। ठीक है, लॉ ऑफ डिमांड के कुछ एजम्पशंस भी हैं। ठीक है, तो एजम्पशंस क्या है, सबसे पहले सब्स्टिट्यूट गुड्स। देखो ये अदर थिंग्स बीइंग इक्वल ही है। ठीक है, सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्राइजेस चेंज नहीं होने चाहिए। अगर भाई तुम लॉ ऑफ डिमांड लगा रहे हो ना, तो उसका कोई सब्स्टिट्यूट गुड, उसका प्राइस चेंज नहीं होना चाहिए। फिर आगे आ जाते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के भी प्राइसेस को कांस्टेंट रहना पड़ेगा, तब जाके हम लोग लॉ ऑफ डिमांड लगा सकते हैं। इनकम ऑफ अ कंज्यूमर कांस्टेंट रहना पड़ेगा, टेस्ट एंड प्रेफरेंस कांस्टेंट रहना पड़ेगा। अब भाई ऐसा नहीं है कि अगर किसी चीज का प्राइस बढ़ा और कंज्यूमर ये कहता है भाई अब तो मेरे को ये चीज बहुत पसंद आ रही है, तो उसकी डिमांड कम नहीं होगी। क्यों भाई, कंज्यूमर को तो वो चीज पसंद आ रही है ना उस बढ़ते प्राइस पे भी, तो वो डिमांड कम क्यों करेगा। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि भाई कंज्यूमर को वो चीज अगर पहले पसंद नहीं आ रही थी ना, तो वो अब भी पसंद नहीं आएगी, और उसका प्राइस अगर तब बढ़ता है तो उसकी डिमांड गिरेगी ही गिरेगी। ठीक है, ये है अदर थिंग्स बीइंग इक्वल। अब अगला है पीपल डू नॉट एक्सपेक्ट द फ्यूचर प्राइस। एक्सपेक्टेशन ऑफ प्राइस राइज इन फ्यूचर भी नहीं होना चाहिए भाई। कहीं से तुम लोगों को इंटेल नहीं मिलनी चाहिए, मोदी जी तुम्हें आके ये नहीं बताने चाहिए कि कल सोने का भाव बढ़ने वाला है। अगर तुम्हें ये चीज़ें नहीं पता तो किसी भी चीज़ का प्राइस बढ़ेगा, उसकी डिमांड गिरेगी। चलो आज के लिए हम इसको कंक्लूड करते हैं।
अब कल हम लॉ ऑफ डिमांड को एक बार दोबारा पढ़ेंगे, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल को दोबारा करेंगे, और कल मैं इस चैप्टर को कंक्लूड कराऊंगा मूवमेंट एंड शिफ्ट इन डिमांड कंप्लीट करा के। इसका पार्ट 2 कल तक आपके पास आ जाएगा, जिसमें मैं इस चैप्टर को कंप्लीट करा दूंगा। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।